नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय पाठ संख्या 4 शब्द विचार। इस पाठ को हम 4 भागों में बांटे हैं। यह है इसका पहला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द विचार। व्याकरण के बारे में हम जानते हैं कि व्याकरण के जितने अंग दिए गए हैं उसमें शब्द का लक्षण, उसके प्रकार और उसके निर्माण, ये सभी नियम आपको बताए जाते हैं। यानी व्याकरण में शब्द के लक्षण कौन से हैं, उसके कितने प्रकार हैं, शब्दों का बनावट कैसे होता है, निर्माण कैसे किया जाता है, इन सब के नियम सिखाए गए हैं। तो वही नियम, वही कायदे, विचार जो शब्द विचार के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ वर्ण हैं और वर्णों का मेल होकर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार उसका वाचन करते हैं। जैसे पहले लिखा है क्षाक, क्षाक, तो 2 यहाँ पर वर्ण आए हैं, एक हैक्षा और दूसरा है क। इन दोनों वर्णों के मेल से बन गया क्षाक। अब आप मुझे बताओ, क्या शाक का कोई अर्थ होता है? नहीं समझ आ रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द जो देख रहे हैं वो हो सकता है विद्यायल, विद्यायल। क्या विद्यायल अर्थ है? नहीं ना। ऐसे ही अकावश, अकावश, क्या इसका भी अर्थ है? नहीं। इच्छाच, इसका भी अर्थ नहीं है। यानी ये वर्णों का मेल तो हुआ है लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा। तो क्या हम इसे शब्द कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये शब्द वर्णों का मेल से तो बना है लेकिन इसका सही अर्थ नहीं हो रहा, इसीलिए ये शब्द में नहीं आएंगे। तो वर्ण समूह सही क्रम में यहाँ पर नहीं है, इसमें कोई भाव या अर्थ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है क्षाक का, जो अभी हमने देखा था उसको सही रूप में डाल देते हैं। अब बन गया क प्लसक्षा, कक्षा। हाँ, कक्षा पढ़ते ही हमारे ध्यान में कक्षा का चित्र अंकित हो गया, यानी हमें समझ आ गया, हमें अर्थ, हमें भाव इसका समझ में आ गया है। तो हम इन वर्णों के समूह को समझ रहे हैं, इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं। जैसे देखें, विद्यालय, विद्यालय, हाँ इसका अर्थ होता है और हमें याद भी आ रहा है। अवकाश, इसका भी अर्थ है, और इच्छा, इसका भी अर्थ है। तो ये वर्णों का सही क्रम में, सही रूप में समूह बना है। तो इन वर्णों को हमें समूहबद्ध किया है, अपनी सीक्वेंस, अपनी पोजीशन, अपनी जगह पर उन्हें व्यवस्थित रखा है, तो एक शब्द का निर्माण हुआ है। इससे हमें भाव और अर्थ भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनको शब्द कह सकते हैं। तो शब्द न केवल वर्णों का समूह है बल्कि उसमें हमें अर्थ भी समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो शब्द वर्णों के मेल से बनता है। कैसे बनता है? जैसे यहाँ चित्र में आपको जो पुस्तक दिख रही है, अब इस पुस्तक को हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। हम लिखेंगे प, पुस्तक में सबसे पहला वर्ण आ जाएगा प, फिर ऊ की मात्रा बन जाएगा पू, फिर आधा स है तो इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे, इसको पूरा नहीं बनाएंगे। पूरा बनाने के लिए हम अ लिखते हैं, तो हमें अ नहीं लिखना है। पुस्तक, त क्या है? पूरा है, तो हम त के साथ में अ लिख देंगे, पुस्तक क। फिर हम लिखेंगे क और अ, ये हो जाएगा क पूरा। तो इन वर्णों के मेल से हमने बनाया पुस्तक शब्द। अब ये पुस्तक शब्द बन गया है, यानी सभी वर्णों का सही और उचित व्यवस्थित क्रम बना है, तो शब्द का निर्माण हो गया है। तो सार्थक ध्वनि समूह ही शब्द बनाते हैं। यहाँ लिखा है पुस्तकालय, सबसे नीचे आप देखिए, जहाँ पर पुस्तकों का समूह हो, पुस्तक इकट्ठी हो जाए, उस भवन में, उस आलय में जहाँ पुस्तकें रखी जाए, तो उसे हम कहेंगे पुस्तकालय। ये बना है पू, प और ऊ के साथ, पू आधा स, फिर हो जाएगा त, त और अ के साथ त बन गया, और का में क के साथ में आ लग गया, का बन गया। ल को बनाने के लिए ल और अ बना दिया, फिर या में य के साथ में आ लिख दिया। तो आपको पता ही है कि जब कभी भी स्वर लिखते हैं तो उसके नीचे हम हलंत नहीं लगाते, और जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे हम हलंत लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अब कौन सा शब्द बनाया? पुस्तकालय। क्लियर? तो हमने क्या देखा? वे वर्ण जिनको व्यवस्थित किया और एक समूह बनाया, समूह में बंधे, सही अर्थ निकला, तो वो शब्द हो गया। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, उसको हम और छोटा नहीं करेंगे, वो सबसे छोटी इकाई है, और उन्हीं के योग से उनको जोड़कर हम शब्द का निर्माण करते हैं। अब आपको शब्द अच्छे से समझ आ गया, फिर हम बढ़ेंगे शब्द विचार क्या होते हैं। जैसे एक बार और हम उदाहरण से देखते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है ईंटों से घर बनाना। ठीक है, ये जो मकान बना है वो किससे बना है? ईंटों के प्रयोग से बना है। ईंटों को हम इस तरह से ढेर के रूप में देख लेते हैं या ले आते हैं, फिर हम उन सभी ईंटों को व्यवस्थित जमाते हैं। व्यवस्थित यानी हम उसको
क्या नींव के ऊपर एक के ऊपर रख के मसाला लगाकर एक दीवार खड़ी करते हैं। फिर जब चारों दीवारें बन जाती हैं तब हम क्या करते हैं, फिर उस चारों दीवारों के बाद में हम उस पर छत बनाते हैं और इस प्रकार से भवन का निर्माण हम करते हैं। तो इन ईंटों ने क्या किया, इन ईंटों ने अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित क्रम में ये बनी हैं और इसी से दीवार का निर्माण हुआ, यानी शब्द का निर्माण हुआ। फिर दूसरा शब्द मिला, तीसरा शब्द मिला और चौथा शब्द मिला, पूरा शब्द मिल गया और इससे एक वाक्य का निर्माण हुआ। यानी पूरा घर जो बना है वो एक वाक्य के समान है जिसमें बहुत सारे शब्द इकट्ठे हैं और ये ईंट जो है वो वर्ण के समान है, यानी वह सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिनके मेल से शब्द बना है और शब्द से वाक्य बना है। तो ये 3 इकाई हैं जिनको हम व्याकरण में पढ़ते आए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है वो किसका है, कमल का फूल है। तो हम क्या कहेंगे, वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र और सार्थक वह ध्वनि समूह शब्द कहलाएगा। जैसे यहाँ हमने बोला कमल, चित्र देखकर ही हमें शब्द का बोध हो जाता है। तो क के साथ में हमने अ लिखा, बन गया क, और ल के साथ में हमने अ लिखा, बन गया ल, और फिर म के साथ में हमने अ लिखा, बन गया म। तो ये पूरे वर्ण का मेल क्या कहे बना, कमल, और इसको हम कहेंगे ये शब्द है सार्थक ध्वनि समूह है। तो शब्द की परिभाषा क्या है, एक या अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाली अर्थपूर्ण ध्वनि शब्द कहलाती है। आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो जो अभी हमने देखा वो शब्द के बारे में जाना कि शब्द क्या है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, घर, नदी, पानी, किताब। तो इन सभी से किसी न किसी अर्थ की आपको अभिव्यक्ति हो रही है। ये सभी क्या है, ये सभी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को यदि उटपटांग यानी आगे पीछे बिना क्रम के लिख दे, यानी रग लिख दे, तो फिर इसका अर्थ हमें समझ नहीं आएगा। इसीलिए वर्णों का मेल तो करेंगे लेकिन उसका सही अर्थ होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। क्या लिखा है इसमें, एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक और स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। तो हमने जो समझा है उसे एक पंक्ति में लिख दिया, यही इसकी परिभाषा बन जाएगी। शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। पहली इकाई कौन सी है, वर्ण। वर्ण से शब्द बना, इसलिए शब्द को हम भाषा की दूसरी इकाई कहेंगे और शब्दों को जोड़ने से क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। जब हम शब्द बनाना सीख जाते हैं और इसका इस्तेमाल हम अपनी भाषा में करते हैं, हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए जब हम वाक्य बोलते हैं तब हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमें सारे शब्दों का अर्थ आना चाहिए, उसकी लिपि, उसको बनाने का तरीका आना चाहिए। जितनी नॉलेज हमें शब्दों के बारे में होगी उनका प्रयोग हम भाषा में करके उसको प्रभावशाली भाषा बना सकते हैं। तो शब्द भंडार क्या है, शब्द भंडार कोई भी जो आपकी भाषा है उनमें काम आने वाले शब्दों का समूह ही है जो भाषा को प्रभावशाली बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। और ये शब्द भंडार का ज्ञान हर एक व्यक्ति में होना आवश्यक है। क्योंकि जैसे हम उदाहरण दें कि छोटा बच्चा होता है, वो बचपन से जन्म से कुछ नहीं सीखता, लेकिन परिवार के साथ, लोगों के साथ रहकर, उनकी संगति में उनको ऑब्जर्व करके उनके जैसे शब्दों को चुनता है, बोलने की कोशिश करता है और सीख जाता है। तो वैसे ही उसके ध्यान में, उसके अंदर शब्दों का भंडार बनता जाता है और उसे वो अपनी भाषा में प्रयुक्त कर लेता है। तो इसमें परिवर्तन और विकार होते रहते हैं, यानी शब्द का जितना नॉलेज आपके अंदर है, जितना ज्ञान आप रखते हो, उसमें समय समय पर परिवर्तन भी होता है। क्योंकि इसकी जो वर्तनी है, लिपि है, वो निश्चित नहीं रहती, आए दिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका विकास भी हो जाता है और इसमें बदलाव भी होते रहते हैं। कुछ शब्द प्रचलित होते हैं, यानी कि हर जगह इसको प्रचारित किया जा सकता है। कुछ शब्द नए भी हो जाते हैं और कुछ शब्दों के जो अर्थ हैं वो बदल भी जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें बदलाव होता रहता है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा शब्द भंडार क्या है। किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का हम शब्द भंडार कहते हैं, यानी उस लैंग्वेज में जो काम लिए गए शब्द समूह है वही शब्द भंडार है। किसी भाषा के शब्द भंडार के शब्दों की गिनती करना या सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इस भाषा में इतने ही लिमिटेड शब्द हैं, इससे ज़्यादा उसमें नहीं होंगे। ये असंख्यक है, इनकी गिनती हम नहीं कर सकते क्योंकि आए दिन बदलाव होते हैं, विकास होते हैं, चेंजेस इसमें आते रहते हैं। क्योंकि भाषा में नित्य नए नए शब्द बनते रहते हैं और कुछ शब्द निरंतर प्रयोग में न आने के कारण हटते भी जाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग अगर हम नहीं करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है। तो इनका भी एक निश्चित दौर चलता है, समय चलता है, उस हिसाब से ही बदलते रहते हैं। तो शब्द भंडार हम सीखे। अब हमने जो देखा, क्या देखा कि शब्द क्या है, बट हमें शब्द के साथ साथ में पद को भी जानना है। पद का नाम आपने सुना होगा, बट थोड़ा सा इनमें चेंज होता है। शब्द अलग होते, पद अलग होते हैं, होते एक ही हैं फिर भी अलग होते हैं। कैसे होते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत आवश्यक है। तो देखते क्या लिखा है, जब शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है और वाक्य के बाहर रहता है तब वह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है तब वह
पद बन जाता है। क्लियर, इसमें बहुत अच्छे से कहा गया है। जैसे मान लीजिए शब्द जो है वो एक पक्षी है, ठीक है, वो क्या है, एक पक्षी है। ये पक्षी जो है स्वतंत्र है, जहाँ चाहे कहीं पर भी उड़ सकता है, उड़ान भर सकता है, इसको कोई भी रोक टोक नहीं है, मन चाहे जहाँ वो विचरण कर सकता है। तो ये क्या है, शब्द है। तो शब्द की सबसे प्रमुख बात क्या बताई, वह स्वतंत्र होता है। दूसरा, ये अपनी इच्छा से जहाँ चाहे जहाँ विचरण कर सकता है, यानी ये अपनी कैद से, अपने पिंजरे से बाहर होता है, ठीक है। इसको बांध कर हम नहीं रख सकते, इसको हम रूल्स रेगुलेशन में नहीं बांध सकते कि तुम इस सीमा से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारा इतना ही दायरा है, ये सब हम इस पे फॉलो नहीं करने देंगे। तो ये क्या होते हैं, ये वाक्य से बाहर होते हैं, अकेले होते हैं, फ्रीडम होता है, इनको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ लिखा है पद। अब पद की बात करते हैं, वही शब्द यानी वही पंछी को हमने शब्द बताया है, अब उसी पंछी को हमें कैद करना होगा, ठीक है। ध्यान से सुना, जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है तब वह पद कहलाता है। अगर हम इस शब्द को किसी और पक्षी के साथ पिंजरे में कैद कर लेते हैं, कुछ और पक्षी हैं जिनको हमने कैद कर लिया है, क्या कर लिया है, उनको बंद कर दिया है, तो ये सभी किसमें कैद हो गए, एक पिंजरे में कैद हो गए। इस पिंजरे के अंदर ये बंधे हुए हैं, यानी इनको उस सीमा में ही रखा गया है। अब उनको वहीं रहकर उन्हीं नियमों का पालन करना होगा, स्वतंत्र विचरण ये नहीं कर सकते। तो कुछ भी नाम हम बना देते हैं, इसका ABC नाम दे देते हैं, या जो भी हम अपना निकनेम अपनी पसंद से रखते हैं। तो हर एक पक्षी का अलग अलग नाम हो गया, कोई छोटा है, कोई बेबी है, कोई बड़ा है, या कोई पुराना है, कोई अभी अभी ज्वाइन किया है। तो इस प्रकार से हमने तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो सबकी अपनी अपनी पोजीशन हो गई, सबका अपना अपना नाम हो गया और अपनी अपनी पर्सनैलिटी हो गई। तो इसीलिए ये जो शब्द स्वतंत्र थे, अब इनका नाम बन गया है पद। क्या नाम बन गया, पद। समझ आया, शब्द स्वतंत्र थे, किसी की आवश्यकता नहीं थी, वे विचरण कहीं पर भी कर सकते। लेकिन इन्हीं शब्दों को जब मैं बांध देती हूँ नियमों में, तो इनकी अपनी एक पोजीशन रख लेती हूँ कि आपकी ये सीमा है, ये सीट है, यहाँ से आपको नहीं हिलना है। तो ये बंधे हुए हैं, तो जो पहली सीट है उस पर पहले का ही अधिकार है, सेकंड जिसकी सीट है वो सेकंड पंछी वहीं बैठेगा। तो सब शब्दों की अलग अलग क्या होता है, पद होता है, अलग अलग स्तर होता है। तो शब्द जो है वो पद कब बनते हैं, जब उन्हें वाक्य में जोड़ दिया जाता है, और जब वो वाक्य के अंदर दिखाई देंगे तो हम उसको शब्द नहीं कहेंगे, हम उसको पद कहेंगे। डेफिनेशन को आप समझ लो, और जब समझ लिया तो याद भी हो जाएगी। एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ शब्द जब अभी हमने पढ़ रहे थे तो एक वर्ड यूज़ किया था, पुस्तकालय, याद है। तो पुस्तकालय वो शब्द था, अकेला था, एक ही वर्ड था, वो स्वतंत्र था, उसको हम जहाँ चाहे जिसके साथ भी ले चल सकते थे। लेकिन अब मैंने उस शब्द को वहाँ से उठाया और पिंजरे में डाला, यानी वह शब्द अब पद बन गया है। कैसे पहचान करोगे कि वो पद है, क्योंकि यहाँ देखो सबसे नीचे एक वाक्य लिखा है, इस वाक्य में आए गए सभी शब्द पद का कार्य कर रहे हैं। तो मैं इनको शब्द नहीं कहूँगी, मैं इन्हें पद कहूँगी। क्या कहूँगी, पद। तो पुस्तकालय शब्द जो रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, ये शब्द नहीं, ये पद है। अगर मैं यहाँ दूसरे वाले शब्द को रेखांकित करूँ तब आपको इसको भी पद ही कहना है। इसमें से कोई भी वर्ड अगर मैं जिस किसी को भी अंडरलाइन करती हूँ वो सभी पद का काम कर रहे हैं। तो किसी को भी मान लीजिए आप वर्ड को देख लो, किसी को भी अंडरलाइन किया जाए या किसी के बारे में पूछा जाए, वो सभी पद का रोल निभाएंगे, उनको हम शब्द नहीं कहेंगे। क्लियर, याद रहेगा। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब वाक्य के अंदर दिखाई दें तो उनको हम पद के नाम से जानेंगे। तो शब्द और पद का प्रमुख क्वेश्चन यही बनता है कि क्या अंतर है, कैसे पहचानोगे। कुछ उदाहरण देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब वह स्वतंत्र है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द का अस्तित्व वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियम में अनुशासित हो जाता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, क्या काम दिया जाता है, कौन सी क्लास दी जाती है, किन के साथ बैठना है, क्या सीट है, कैसे व्यवहार करना है, किसका पीरियड फर्स्ट है, फिर कौन सा पीरियड है, फिर लंच कब है और फिर छुट्टी कब है, और बीच बीच में जो गेम्स पीरियड है, सबका अपना अपना एक टाइम टेबल है और हमें उन नियमों को पालन करना होता है, अनुशासन को भी पालन करना होता है। तो हम वो शब्द हैं जो स्कूल में जाकर नियमों में बंध जाते हैं, लेकिन घर होते हैं या बाकी कई जगह पर होते हैं तो हम स्वतंत्र रहते हैं, हम इच्छा अनुसार
कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा रूल्स हमारे ऊपर खुद का होता है, तब तो हम शब्द हैं, लेकिन वाक्य में यानी स्कूल में जाने से हम उनके नियमों को फॉलो करते हैं। तो वही शब्द जब वाक्य में इन सभी नियमों के आधार पर बंध जाएगा, अनुशासित हो जाएगा, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसा जिसके साथ जो कनेक्शन है वो आपस में बंधे हुए होते हैं, यानी कि क्रियाकर्ता के साथ जुड़ा हुआ होता है। हर शब्द दूसरे शब्द के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित होता है, कनेक्टेड होता है, इसीलिए आपस में उनके संबंध के अनुसार उसमें परिवर्तन भी होता है। तो इस प्रकार व्याकरण के नियम में बंध कर वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यानी ये नियम जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, वो व्याकरण के होते हैं, उनको उसमें बंधना होता है, इसी वजह से वो अपना स्तर लेते हैं, अपना पोजीशन लेते हैं, तो वो शब्द पद कहलाते हैं। पदों के रूप में क्योंकि स्थायित्व नहीं होता, इसलिए शब्दकोश में उनको स्थान नहीं दिया जाता। यानी जिस शब्द को वहाँ पद के रूप में दिखाया गया है वो टिके नहीं रहते, स्थायित्व नहीं होता, चेंजेस उसमें होते रहते हैं। इसीलिए जो शब्द भंडार शब्दकोश है उसमें उसको फिक्स्ड जगह नहीं दी गई है, लेकिन एक दूसरे से संबंधित करते हुए आपस में रखा जरूर गया है। तो शब्दकोश में शब्दों का संग्रह होता है, पद का उसमें संग्रह नहीं होता, क्योंकि वहाँ उनको कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। वाक्य में प्रयुक्त पद अनेक नामों से जाने जाते हैं। उनमें मुख्य है कर्ता, कर्म, क्रिया। क्योंकि जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसका रूल क्या है, सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और उसके बाद में क्रिया आती है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी के नियम में तो यही होता है, बट इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कह दो, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो कर्म है वो पीछे चला जाएगा और जो क्रिया है वो पहले आ जाएगी और कर्ता की जगह पे सब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा। तो ये अंग्रेजी यानी इंग्लिश ग्रामर का रूल है और यहाँ जो हम देख रहे हैं वो हिंदी का नियम है। तो सभी पद अपने व्याकरण के नियम के अनुसार बंधे होते हैं। इन पदों के व्यवस्थित रूप से ही वाक्य की रचना होती है। अभी हमने पढ़ा वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम जानेंगे शब्दों के बारे में, शब्दों का वर्गीकरण, कितने वर्गों में शब्दों को बांटा गया है। तो हम कहेंगे शब्दों को 5 आधारों पर बांटा गया है। जैसे मनुष्य को खड़े रहने के लिए स्टैंड, बेस की आवश्यकता होती है, जमीन नीचे एक बेस होना जरूरी, तभी वो खड़ा रह सकता है। अगर धरातल कैसा भी होगा तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही शब्दों को हम जिस आधार पर बांट रहे हैं तो सभी आधारों को अलग अलग रूप में डाला गया है। पहला जो आधार है वो है उत्पत्ति यानी स्रोत का आधार। कौन सा? उत्पत्ति, यानी जहाँ से उन शब्दों का निर्माण होना शुरू हुआ है। स्रोत का क्या है वो हम देखेंगे पहले आधार पर। फिर आता है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। रचना मतलब बनावट, तो शब्दों की बनावट कैसे होती है उस आधार पर इसमें हम देखेंगे। फिर आता है अर्थ के आधार पर, यानी शब्दों का मीनिंग क्या है उस आधार पर इसको बांटा गया है। फिर 4th नंबर पे आएगा प्रयोग के आधार पर। जैसे हम भाषा में अपने अपने स्थान में अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उन शब्दों को लगाते हैं, तो कैसा प्रयोग हम किस समय करेंगे उस प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। और अंतिम है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार यानी ग्रामर के कुछ कार्य हैं, कुछ रूल्स हैं, उस आधार पर इसको बांटा गया है। इस 5 पॉइंट को एक बार अच्छे से लर्न कर लो। यहाँ पर चित्र के अनुसार भी अच्छे से समझाया है तो आपको इजीली लर्न भी हो सकता है। तो इन 5 भेदों को हम याद करेंगे, 5 आधारों को याद करेंगे। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके नाम में हम देखते हैं स्रोत का अर्थ होता है मूल या उद्गम, जहाँ से उन शब्दों का जन्म हुआ है। मूल क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करते वो बताना है। तो कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया है, उसका मूल रूप क्या है, आदि के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया। यानी पहले को भी 5 अलग अलग भागों में बांटा है। कैसे कि कुछ शब्द जो संस्कृत से लिए गए, यानी हिंदी भाषा की जो जननी है संस्कृत मानी गई है, तो तत्सम को हम संस्कृत भाषा के रूप में जानेंगे। तो पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव। तद्भव जो हिंदी के भाषा के शब्द माने गए हैं। फिर आ जाएगा देशज यानी देश के शब्द, और विदेशी यानी बाहर की भाषाओं से लिए गए शब्द। विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, ऐसे दूसरी भाषाओं के शब्द। संकर भाषा जिसमें दोनों ही भाषा आ जाएगी। तो ये सारे जो 5 प्रकार बताएं, ये किस आधार पर है, ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। यानी जो शब्द हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट, मूल आधार कहाँ से शुरू हुआ था, तो इनमें सभी का मिलना हम देख सकते हैं। पहला क्या है, तत्सम। तो ये शब्द बना तत् प्लस सम के मेल से, जिसका अर्थ होता है सम्मान, यानी उसके समान। तो हिंदी भाषा में जो हम शब्द देख रहे हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो संस्कृत हिंदी की जननी कही गई है क्योंकि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। और उसके यहाँ पर लिखा है उसके समान, तो ये जो शब्द उसके है किसके समान, संस्कृत भाषा के समान। तो हम कहेंगे संस्कृत भाषा के समान जो शब्द दिखाई दे वो तत्सम शब्द में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों एज इट इज़ प्रयुक्त किए जाएंगे वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे रात्रि है और इनको हम हिंदी में ज्यों के त्यों यूज़ करते हैं एज इट इज़, तो वो तत्सम शब्द हैं। कर्म, ज्येष्ठ, नासिका, श्वास, ये कैसे शब्द है, ये तत्सम शब्द है।
अब अगर हम हिंदी में संस्कृत के शब्द को ज्यों के त्यों नहीं करके उसको रूप में बदलाव करेंगे, यानी कि उससे उत्पन्न जो होने वाली भाषा के रूप में आएंगे वो तद्भव हो जाएंगे। क्योंकि इसका अर्थ क्या है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस भव, तद्भव। तो इसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न। उससे का अर्थ है उस संस्कृत भाषा से निकला हुआ, उत्पन्न हुआ है वह शब्द। तो यानी थोड़ा सा उसमें बदलाव आता है और वही उसका तद्भव रूप बन जाता है। जैसे आंसू, कर्ण का बन जाएगा कान, घर, सोना, कोयल, मोर, ये कैसे शब्द है, ये तद्भव वाले शब्द है। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत के तत्सम शब्द थे अश्रु, तो अश्रु से बन गया आंसू। तो इसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन आया, उसके रूप बनावट में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया और ये चेंजेस तद्भव में हो गया, इसीलिए इसको तद्भव शब्द कहते हैं। क्योंकि ये संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कर्ण से उत्पन्न हुआ है कान, गृह से उत्पन्न हुआ है घर, स्वर्ण से निकला है सोना और कोकिल से निकला है, कोकिल किस नाम से, कोयल, और मयूर से बन गया है मोर। तो कुछ शब्द की टेबल यहाँ दी गई है, इसे एक बार रीडिंग जरूर करें। क्या दिखाया है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम में जैसे अग्नि, तत्सम जहाँ आए तो तुरंत जान जाना कि जहाँ आए उसी को हम हिंदी में ला देना है, तो हिंदी सरल भाषा में हमें उसे लिखना होगा। अग्नि का बन जाएगा आँख, ओष्ठ का बन जाएगा होठ, अश्रु का आंसू, कर्म का काम, क्षेत्र का खेत, काष्ठ का काठ, कपोत का कबूतर। और ये जो शब्द आप देख रहे हो ये हम संस्कृत में सीख चुके हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही जाएगा। जैसे कुंभकार का बन जाएगा कुम्हार, घट का घड़ा, घृत का घी, गृह का घर, वाष्प का भाप, निद्रा का नींद, नृत्य का नाच, सर्प का सांप, चंद्रिका उसका बन जाएगा चांदनी और प्रहर का पहर। ठीक है, और इसके साथ ही और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे कर्ण का कान, आम्र का आम, उष्ट्र का ऊंट, हस्त का हाथ, शूद्र का क्या बनेगा, सूत, अक्षी का बन जाएगा आँख। ठीक है, ऐसे ही कुछ और देखते हैं, जैसे घोटक यानी घोड़ा, दंड का डंडा, छत्र का छाता, पत्र का पत्ता, ऐसे ही महिषी यानी भैंस, सत्य का सच, कूप, कूप का बन जाएगा कुआं। तो हमें थोड़ी सी पहचान इसकी करनी पड़ेगी। जैसे वानर, वानर किसे कहते हैं, बंदर को है ना, तो तद्भव में बन जाएगा बंदर। अलूक उल्लू, भ्रमर भंवरा, अस्थि हड्डी, दक्ष दस, शुष्क सूखा, पक्षी पंछी, चक्र चाक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, तत्सम और तद्भव शब्द। अब हम देख रहे हैं देशज और विदेशी शब्द। देशज और विदेशी, इनको जोड़ी में याद करते हैं, तब हमें इजी हो जाएगा याद करना। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हिंदी की प्रकृति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में या बोलियों में आदि कई छोटे छोटे क्षेत्रों में इनको बोला जाता है। ये कॉमन वर्ड होते हैं, अपने देश के शब्द होते हैं। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत या कोई विदेशी भाषा नहीं होती। जैसे एक शब्द बताया है लोटा, झोला, झाड़ू, डिबिया, पगड़ी, खिड़की, फावड़ा, खड़ाऊ, ठोकर, भोंदू, ये ऐसे शब्द हैं जो हम आम बोलचाल में रोज़ रूटीन में यूज़ कर लेते हैं ना। तो ये कैसे शब्द हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बोलियों से लिए गए शब्द हैं, देशज शब्द हम इनको कहेंगे। ठीक है, अगला है विदेशी शब्द। समय समय पर जैसे जैसे भारत पे बाहर के देशों का आना जाना लगा रहता है, तो विदेशी लोग आते रहते हैं, तो वो अपनी भाषा के कुछ शब्द हमको दे जाते हैं, यानी हम उनकी भाषा से प्रभावित हो जाते हैं और हमें ईजी लगते हैं, तो हम उन शब्दों का यूज़ अपनी भाषा में कर लेते हैं बीच बीच में। तो हिंदी में हम कभी कभी अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली ऐसी भाषा शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये हम हिंदी में ही इसका प्रचलन करते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे विदेशी शब्द में जिन जिन भाषा के अलग अलग शब्द हैं उनको उन्हीं भाषा के नाम से जाना जाएगा। जैसे डॉक्टर, स्कूल, कप, ये सारे इंग्लिश के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। अरबी में जैसे आ जाएगा इशारा, औरत, सुबह, मतलब। फारसी में आ जाएगा खून, खरीद। तुर्की में आ जाएगा तोप, लाश। और पुर्तगाली में बन जाएगा जैसे गोदाम, गमला। चीनी भाषा में बन जाएगा चाय, चिली। और फ्रांसीसी में बन जाएगा अंग्रेज़ और काजू। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा पहचानना आना चाहिए कि ये विदेशी शब्द हैं और ये देसी या देशज शब्द हैं। अब पांचवा पॉइंट जो है वो है संकर शब्द का। संकर शब्द क्या होता है, संकर नाम से ही थोड़ा सा पहचान करना कि जब दो अलग अलग भाषाएं होंगी, दो भाषाओं के शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो उसे हम संकर भाषा कहेंगे। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हम देखते हैं, जैसे नीलाम घर। नीलाम एक शब्द है और दूसरा शब्द है घर। तो नीलाम जो शब्द आप देख रहे हैं वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी एक भाषा ही होगी। और एक शब्द है घर, वो हिंदी भाषा का है। तो दो भाषाएं जब आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करती है तो उसी को हम संकर शब्द कहेंगे। जैसे सजावट एक शब्द है, वो हिंदी का शब्द है, और उसके साथ में हम अगर संस्कृत का शब्द डाल देते हैं कक्ष,
तो क्या बन जाएगा, सजावट कक्ष, नया शब्द बन गया। तो इसमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाया गया, इसीलिए हम इन्हें संकर शब्द कहेंगे। तो इस टेबल को एक बार जरूर पढ़ें ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रह सके। उम्मीद है बच्चों आपको इस पहले भाग में जितना भी समझाया है वो अच्छे से समझ आया है। फिर इसी पाठ को हम कंटिन्यू करेंगे भाग 2 में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।